हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल यूथ प्लेटफॉर्म में। मैं सुदेश कुमार आप सबके बीच रीजनिंग का एक बेहतर क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूं और वो क्लास का जो थीम है, जो सब्जेक्ट है, वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बोले तो हिंदी में वर्गीकरण। आज वर्गीकरण पे कुछ बात करेंगे हम लोग। और प्रत्येक एग्जाम में, वो एसएससी हो, सीजीएल हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, बिहार पुलिस हो, किसी तरह का स्टेट पुलिस हो, इसमें एक क्वेश्चन निश्चित रूप से इस चैप्टर से आते हैं। बहुत ही सरल है और बहुत ही आसान है। आज अगर इसको हम लोग पढ़ लेंगे तो 1 नंबर हम लोग का रीजनिंग में पक्का होने वाला है। तो आइए दोस्तों, समय ना बर्बाद करते हुए डायरेक्ट बात करते हैं। रीजनिंग के एक चैप्टर है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन, उस पर। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन को कलेक्ट करके यहाँ पे रखा है और क्लासिफिकेशन, इस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन क्या होता है, वर्गीकरण क्या होता है? जैसे कि आप लोग जहाँ भी रहते हैं, निवास करते हैं, तो आपस में जब किसी का जिक्र करते हैं तो बोलते हैं कि गुण और स्वभाव में वो राजू और अमर एक जैसा है, पर सोनू थोड़ा अलग है। तो ये वर्गीकरण ही तो है। जैसे बोलते हैं कि रांची और बेंगलोर की जलवायु एक जैसी है, परंतु पटना की जलवायु थोड़ी भिन्न है, थोड़ी हॉट है, थोड़ा यहाँ गर्मी ज़्यादा है। तो ये क्लासिफिकेशन तो है कि मौसम के आधार पर रांची और बेंगलोर एक जैसा फील होता है, एक जैसा प्रतीत होता है, परंतु पटना उससे क्या है, अलग है। जैसे मैं पानियों नदी के बात कर ले, अगर नदी की बात की जाए तो बोलते हैं कि गंगा नदी का पानी थोड़ा साफ है और नदियों की अपेक्षा, तो गंगा थोड़ा अलग हो गया, वर्गीकरण किए इसका हम लोग। इसी तरह से कि हमारे भारत की मुद्रा और अमेरिका का मुद्रा, और जैसे जापान और अमेरिका की मुद्रा का जो वैल्यू है भारत की मुद्रा से थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन है। तो कई तरह से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, उसके गुण पे, जाति पे, धर्म पे, स्वभाव पे, प्रकृति पे, इतिहास पे, किसी तरह से आप, हर तरह से आप उस पर उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए चीज़ों को एट ए टाइम समझना बहुत जरूरी होता है कि आखिर उसमें किया क्या गया है, आखिर यह कहना क्या चाह रहा है। तो इसमें बहुत तरह से क्वेश्चन होते हैं, कुछ वर्ड्स पे होते हैं, कुछ नंबर्स पे होते हैं, कुछ फिगर्स पे भी होते हैं। तो फिगर्स की बात करेंगे अगले क्लास में कि फिगर्स पे कैसे हम लोग होंगे। तो अभी हम लोग जो जिस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिखा, आइए उस पर बात करते हैं और धीरे धीरे समझिए इसको, आराम से पूरे अंत तक बने रहिए वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आपका क्लासिफिकेशन का 1 नंबर जो है छूटने वाला नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि क्लासिफिकेशन है क्या। क्लासिफिकेशन रंग, रूप, स्वभाव, जाति, धर्म, प्राकृतिक, इतिहास आदि रूप में सभी एक समान होंगे। यानी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेगा और बोलेगा कि इनमें से भिन्न कौन है, उनमें से अलग कौन है। माफ कीजिएगा दोस्त, इनमें से अलग कौन है। तो यही इसमें से है कि 3 कोई एक समान होगा किसी रूप में, या तो वो जाति, धर्म, इतिहास, किसी गुण, स्वभाव, किसी तरीके से एक जैसा होगा, परंतु एक उसमें जो चौथा होगा कोई, वो अलग होगा। वो अलग किस रूप में होगा, बस उसी को फाइंड आउट करना है, उसी को आउट कर लेना है, आपका आंसर वही होगा। तो यहां पे देखिए, मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है कि हिंदी, तमिल, यही ऑप्शन रहेगा एग्जाम पे। यहां पे लिखा हुआ रहेगा कि दिए गए निम्नलिखित में से कौन भिन्न है, कौन अलग है, कौन भिन्न है, इसी को क्लासिफाई करना है, अलग करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को देखिए, लिखा हुआ है कि हिंदी, हिंदी है, तमिल है, अंग्रेजी है, कन्नड़ है। अब बताइए कि कौन अलग है। इसमें से आपके मन में आ रहा हो, क्या तमिल अलग है, क्या अंग्रेजी अलग है, क्या कन्नड़ अलग है, क्या हिंदी अलग है। तो यहाँ पे सोचना होगा हम लोगों को कि आखिर इसमें कह क्या रहा है। अब हिंदी, तमिल, अंग्रेजी, कन्नड़ सबको एक साथ कंपेरिजन कीजिए, आखिर इसमें है क्या। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि कन्नड़ किसी राज्य की राजकीय भाषा है। किस राज्य की है, कर्नाटक की है। अंग्रेजी भी क्या किसी राज्य की राजकीय भाषा, बिल्कुल है, नागालैंड की राजकीय भाषा है अंग्रेजी। तमिल, तमिल भी किसी राज्य की राजकीय भाषा है, तमिलनाडु की। और हिंदी, हिंदी भी किसी राज्य की राजकीय भाषा, जैसे बिहार, यूपी, और जहां हिंदी बोले जाते हैं, हिंदी प्रदेश वाले वो तमाम राज्य जहां हिंदी भी राजकीय भाषा है। लेकिन अब कैसे करेंगे कि हिंदी भी राजकीय भाषा, कन्नड़ भी राजकीय भाषा, तमिल भी राजकीय भाषा, सब कुछ राजकीय भाषा हो गया, तो आंसर कैसे होगा। लेकिन हिंदी को इस रूप में हम लोग अलग कर सकते हैं कि हिंदी पूरे देश की राष्ट्रभाषा है, हिंदी पूरे देश की राष्ट्रभाषा है, अन्य तीनों के अलग। तो इसलिए आपका आंसर इसमें क्या होगा, हिंदी होगा। इसी तरीके से हम लोग को सोचना है। तो आगे हम लोग बात करेंगे इस पे, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। पहला नंबर क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि फूल है, जड़ है, पत्ती है,
पेड़ है। माइंड लगाइए कि इसमें अलग क्या है, क्या फूल अलग है, क्या जड़ अलग है, क्या पत्ती अलग है, क्या पेड़ अलग है। अब सोचिए फूल, फूल तो सबसे ऊपर होता है, लाल पीला हरा होता है। जड़ तो जमीन के नीचे होता है, पत्ती तो बाहर होता है, हरा हरा होता है। पेड़ क्या है, अब समझिए कि फूल अलग हो या जड़ अलग हो, पत्ती अलग, कुछ लोग सोच रहे हो कि जड़ अलग होगा क्योंकि अन्य तीनों चीज जमीन के ऊपर होता है, परंतु जड़ जमीन के नीचे होता है, मिट्टी के अंदर दबा हुआ होता है, इसलिए वो अलग है। बिल्कुल हो सकता है, आपका सोचना गलत नहीं है, हो सकता है। लेकिन अगर इससे भी ठोस कुछ इसमें है, लेकिन यदि इससे भी कोई ठोस बात इसमें है, तो जो सबसे ठोस बात होगा उसको लेंगे। होने को तो कई प्रकार से आप सोच सकते हैं, सोचने को तो कई तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन जो सबसे सटीक और सबसे सही और जो ठोस हो, जो दावेदारी कर सकते हैं, जिस दावेदारी सबसे प्रबल हो, वही आपका आंसर होगा। तो फूल, जड़, पत्ती, ये तीनों पेड़ के हिस्से हैं, तीनों तो पेड़ के ही हिस्से हैं ना। ये पेड़ में सारे लोग उगेंगे, पत्ती भी होगा, फूल भी होगा और जड़ भी होगा पेड़ में। तो पेड़ तो उसका मुखिया हुआ ना, तो अलग कौन है, पेड़ है ना कि जड़। अलग कौन है, पेड़ ना कि जड़। क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर का था लंबी कूद, ऊंची कूद, खेल कूद, बाधा दौड़। अब ये क्या है, ये कोई प्ले का बात कर रहा है, कोई खेल जैसा, खेल टाइप का कुछ है। ये स्पोर्ट्स की बात कर रहा है कि ऊंची कूद, लंबी कूद, इस तरह का कुछ। तो यहाँ पे देखिएगा कि लंबी कूद भी एक तरह का स्पोर्ट है, गेम है, जिसमें लंबी कूद की हाई जंप, ये लॉन्ग जंप इस तरह का होता है। ये लॉन्ग जंप है, ये हाई जंप है। और ये बाधा दौड़, वही दौड़ जो बाधा ऐसे हाथ नहीं पीछे करके बचपन में बांध के या तो गुब्बारा फोड़ने के लिए बोला जाता था या जलेबी खाने के लिए, तो वही बाधा दौड़ है। यानी ये भी एक प्रकार का स्पोर्ट है, ये भी स्पोर्ट है, ये भी स्पोर्ट है, ये भी स्पोर्ट है, और ये सारे इसी के तो अंदर है। सारे स्पोर्ट माफ कीजिएगा दोस्त, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। ये सारे जो खेल कूद हैं, सारे जो स्पोर्ट्स हैं, ये खेल कूद के अंदर ही तो है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर खेल कूद होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला ऑप्शन है ग्रेफाइट, मोती, हीरा, कोयला। आप अब समझ रहे होंगे चीजों को, तो इसका आंसर भी आप निकाल पा रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप अब तक आंसर निकाल लिए होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 आपका आंसर आपके पास होगा। समझिए, ग्रेफाइट, मोती, हीरा, कोयला क्या है। अब यहां देखिए कि ग्रेफाइट, हीरा, कोयला तीनों कार्बन के अपरूप है। आपको इसके लिए तमाम तरह की जानकारियां होनी जरूरी है। हो सकता है इसमें जीके बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है साइंस बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है मैथ बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है इतिहास बेस्ड क्वेश्चन हो, किसी पे आधारित क्वेश्चन हो सकता है। आपको थोड़ी नॉलेज, इतना भी टफ बहुत अंदर से नहीं देता है, लेकिन छोटी मोटी जानकारियां जो बेसिक होती है उस पर आधारित क्वेश्चन होता है। जैसे ग्रेफाइट, हीरा, कोयला, ये तीनों कार्बन के अपरूप हैं। ये तीनों कार्बन के क्या है, अपरूप है, जबकि मोती एक अलग चीज है। तो इसमें अलग कौन हुआ, मोती हुआ। अब ये मत कह दीजिएगा कि हीरा और मोती और ये कोयला बहुत काला होता है खादान में, ऐसा कुछ नहीं। ये सब में सबसे अलग मोती है, क्योंकि हमारा सबसे प्रबल दावेदारी इस रूप में है कि ग्रेफाइट, हीरा और कोयला ये तीनों का तीनों जो है कार्बन के अपरूप हैं, जबकि मोती ऐसा कुछ नहीं है। आगे हमने लिखा है शनि, शुक्र, बृहस्पति, सूर्य। अब यहाँ पे लॉजिक इस तरह से भी लगा सकते हैं कि शनि, शुक्र, बृहस्पति ये तो दिन के नाम भी हैं, दिन के भी तो नाम है, शनिवार, रविवार, बृहस्पतिवार होता तो है, शुक्रवार। तो हो सकता है आप यहाँ ये भी लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन क्या वो प्रबल लॉजिक है, क्या वो सबसे ऊपर का लॉजिक है। तो फिर यहाँ पे देखिए कि शनि, शुक्र, बृहस्पति, सूर्य, यानी कि ये सौर मंडल जैसा कुछ बात कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे शनि का मतलब ये दिन वाला शनि नहीं, ये ग्रह है। शुक्र भी क्या है, ग्रह है। बृहस्पति भी क्या है, ग्रह है। सूर्य ग्रह है नहीं, सूर्य एक तारा है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर सूर्य होगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं यहां तक क्लियर हो गए होंगे आप लोग। इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा, जरूरी नहीं कि यही, लेकिन ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए मैंने रखे हैं, लेकिन फिर भी कुछ अलग होगा, तो आप इसी तरीके से सोचिए और आपका आंसर आपके पास होगा। अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तांबा, तांबा है, टीन है, पीतल है, प्लेटिनम है। इस तरह का क्वेश्चन है, ये साइंस बेस्ड क्वेश्चन है। तांबा है, टीन है, पीतल है, प्लेटिनम है। अब सोचिए कि तांबा कैसा धातु है, तांबा किस तरह का मेटल है, टीन किस तरह का मेटल है, पीतल किस तरह का है, और उस तरह से प्लेटिनम किस तरह का है। तो आप सोचिए कि तांबा अपने आप में शुद्ध है, तांबा स्वतंत्र धातु है, तांबा किसी के मिक्स होने से नहीं बनता। टीन भी शुद्ध धातु है, ये किसी के मिलने से नहीं बनता। प्लेटिनम भी शुद्धतम रूप का धातु है, किसी से मिलने से नहीं बनता। जबकि पीतल मिश्र धातु है,
ये तांबा और जस्ता के मिलने से बनता है। पीतल क्या है? मिश्र धातु है, जबकि ये तीनों क्या है? सिर्फ और सिर्फ धातु हैं, शुद्धतम धातु हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? पीतल होगा। तो ये हो गया ना साइंस बेस्ड, साइंस पे आधारित। यदि साइंस का नॉलेज यदि नहीं होता तो शायद इसका आंसर देना मुश्किल। लेकिन क्या साइंस का बहुत कोई पूछ दिया क्या? कोई फार्मूला फिजिक्स का पूछ दिया? नहीं ना। साइंस का एकदम बेसिक से जानकारी, आपको एकदम सिंपल सी जानकारी पे आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। तो ये था आपका अगला। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैंने लिख रखा है, कथक है, गरबा है, बिहू है, कथकली है। अब इतना चारों देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ये डांस का एक नाम है, नृत्य का एक नाम है, जिसमें कथकली है, बिहू है, और यहाँ लिख रखा है गरबा है और कथक है। ये है। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ये तो चारों डांस का नाम हो गया, तो अलग कैसे? चारों तो नृत्य है, तो अलग। अब देखते हैं कि चारों कहाँ कहाँ का है। अब देख के यहाँ पे पता करते हैं। कथक जो है उत्तरी भारत का है, उत्तरी भारत लिखता है, इसका एग्जाम में आता है कथक उत्तरी भारत, यानी कि उत्तर प्रदेश, यही सब क्षेत्र में ये होता है कथक। गरबा जो है गुजरात का है, बिहू जो है असम का है, और कथकली जो है केरल का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। इस तरह का देखिएगा तो ये जो तीन नृत्य है भारत के इस हिस्से के है, जबकि कथकली जो है यहाँ का हिस्सा का है। क्लियर है कि कथक, गरबा, बिहू तीनों उत्तर भारत के नृत्य हैं, तीनों उत्तर पूर्वी भारत के नृत्य हैं, जबकि कथकली दक्षिण भारत का नृत्य है। तो यहाँ नृत्य तो है सब, लेकिन जगह के आधार पर यह अलग हो गया, यह स्थान के आधार पर अलग हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कथकली। कथकली क्योंकि केरल का है, बाकी सब उत्तर भारत के हैं, बाकी कथकली छोड़कर। आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है नई दिल्ली। नई दिल्ली, चलिए, भारत की राजधानी नई दिल्ली। पेरिस है, पेरिस है, टोक्यो है, और क्या है ये? पाकिस्तान है। अब इसमें दिमाग लगे क्या है? नई दिल्ली किसी राजधानी का नाम है, पाकिस्तान किसी देश का नाम है, टोक्यो भी किसी देश की राजधानी का नाम है, और एक लिखा हुआ पेरिस भी किसी देश की राजधानी का नाम है। अब ये जीके बेस्ड क्वेश्चन हो गया, यानी कि राज्य की राजधानी आपको मालूम होगी। तो ऐसा नहीं कि बहुत सारा युगांडा का क्या है, यूक्रेन का क्या है, कंपाला, ऐसा कुछ नहीं। आपसे ये नहीं पूछ रहा एल सल्वाडोर की राजधानी। बहुत बेसिक जानकारी पे आधारित क्वेश्चन होता है ये। ऐसा नहीं कि 210 8 कंट्रियां हैं तो कोई एक ऐसा कंट्री का नाम पूछ दे, उसकी राजधानी रख दे जो आप कभी ने सुना ही नहीं, वो नहीं रखेगा यहाँ पे। आपको एकदम सिंपल सा, जो लॉजिकल, जो चलते फिरते भाषा में हमेशा याद करते हैं, वही सब होता है। अब देखिए, नई दिल्ली, पेरिस, टोक्यो और पाकिस्तान। तो नई दिल्ली भी हमारे देश की राजधानी है, पेरिस भी फ्रांस की राजधानी है, टोक्यो जापान की राजधानी, जबकि पाकिस्तान एक देश है। तो ये राजधानी नहीं है, जबकि ये स्वयं एक क्या है? कंट्री है। इसलिए यहाँ पे क्या अलग हो गया? पाकिस्तान अलग हो गया। अब देखिए, यहाँ पे है नाशपाती, संतरा, सेब, अमरूद। अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग बात कर रहे हैं। नाशपाती, संतरा, सेब, अमरूद। अब देखिए, नाशपाती, संतरा, सेब, अमरूद, ये चारों को देखिए, आपका आंसर आपको मिल गया होगा कि खाने के हिसाब से देखिए, खाने के आधार पर अगर आप इसको अलग करते हैं तो नाशपाती का खाने का नेचर क्या है, सेब का खाने का नेचर क्या है, अमरूद के खाने का नेचर क्या है, जबकि संतरा के खाने का नेचर क्या होता है। संतरा हम लोग कैसे खाते हैं? अमरूद को तो ऐसे डायरेक्ट, सेब को भी डायरेक्ट, नाशपाती को भी ऐसे खा लेते हैं, लेकिन संतरा बिना छीले नहीं खा सकते। तो ये क्या हो गया? अलग हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं। बिल्ली है, खरगोश है, लोमड़ी है, भेड़िया है। ये चारों जानवर हैं, ये चारों जानवर है, लेकिन अब इनका नेचर देखेंगे, स्वभाव देखेंगे। यही तो है क्लासिफिकेशन, कि वर्गीकरण करेंगे, इनका नेचर क्या है, स्वभाव क्या है, रहते कहाँ है, खाते क्या है, पीते क्या, यही देखना है। तो देखिए यहाँ पे कि बिल्ली, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया। बिल्ली भी मांसाहारी, लोमड़ी भी मांसाहारी, भेड़िया भी मांसाहारी, जबकि खरगोश शुद्ध शाकाहारी, गाजर खाने वाला बच्चा। खरगोश क्या है? शुद्ध शाकाहारी। ये तीनों मांसाहारी। तो इस तरह से भी आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो ये मेरा ये वर्ड पे आधारित कुछ क्वेश्चन था। इस तरह से तमाम 1000 क्वेश्चन की बात हो सकती है, लेकिन सब में लॉजिक कुछ इसी तरह का होगा, कुछ में और अलग होगा। सोच यही होगा, सोच हमारा एकदम थिंकिंग इसी तरीके से हो सकता है उसका शब्दार्थ कुछ अलग हो, शब्द कुछ अलग हो, वर्ड्स कुछ अलग हो, किसी नदी की बात हो जाए, सोने चांदी की किसी की बात हो जाए, प्रकाश की बात हो जाए, कोई नेता का नाम हो जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सोच इसी तरीके से हम लोग को अलग करना है, किसी गुण, स्वभाव, प्रकृति, इतिहास के आधार। मैंने देखा कि ये बहुत छोटा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए इसी का एक और है कि जो नंबर बेस्ड पे आधारित, बेस्ड ऑन नंबर्स पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है। अब लिखने के बाद यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लिखा है 326, 248, 327, 414, ये मैंने लिखा है। बताइए कि इसमें अलग कौन है।
इसमें आप अलग आराम से दिख गया होगा, एकदम सिंपल सा रखे हैं कि ये तीनों सम संख्या है, ये तीनों क्या है, सम संख्या है, ये और ये क्या है, विषम संख्या है। और इसमें और लॉजिक, वर्ड्स में कई तरह के लॉजिक लगाए जा सकते हैं। सोचिए, ये भी कह सकते हैं कि शुरू के 2 को अगर गुना करें 3 दूनी 6, 2 4 8, 4 1 कम 4, लेकिन 3 दूनी 6, ये गलत है। तो आपका आंसर क्या होगा, इस हिसाब से भी सोच सकते हैं। एक तो सम विषम पे ऑड इवन पे इसको अलग कर लिए, दूसरा ये लॉजिक भी हो सकता था 327 ना देख के अगर यहाँ पे 329 दे देते, और कुछ 329 नहीं चली 320 ही दे देते, ये भी तो सम संख्या है। तब आपका ये लॉजिक तो नहीं ना काम करता ऑड इवन का। यदि यहाँ 320 में लिख देता तब ऑड इवन का काम कर रहा, तब तो यही लॉजिक कि 3 दूनी 6, 2 4 8, 3 दूनी 6 नहीं हो रहा, ये गलत है, 4 1 कम 4, तब तो यही लॉजिक काम करता क्योंकि चारों सम संख्या। तब आपका राइट आंसर क्या होता, ये होता। अब अगला क्वेश्चन है, अब देखिए 2 है 16 है 56 है, यहाँ पे है 2 है 16 है 56 है 128 है। अब बताइए कि इसमें चारों के चारों संख्याएं सम है। और नंबर ऑन बेस्ड नंबर पे जो आधारित क्वेश्चन होता है उसमें थोड़ा सा समझिएगा, कभी कोई सम पे रहता है, कभी कोई अभाज्य संख्या पे रहता है, कोई वर्गमूल दे देता है, कोई घन रहता है, इसी के बेस्ड पे बस इधर उधर करके क्वेश्चन घूमते रहता है। कभी आपस में जोड़कर बना देगा 3 2 5 2 7 ऐसा कुछ करके, जैसा कि ऊपर गुना कर दिया, इसी तरीके से क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ देखिएगा कि 2 16 26 और 128, अभी आप देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा कि ये वर्ग किसी का वर्ग नहीं है, लेकिन ये वर्ग है कितने का, 4 का। ये है किसी का, नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, 16 होगा। लेकिन इसमें एक और लॉजिक लगाया जा सकता है कि 2 के पावर में यदि रखेंगे ये तो ये 2 का पावर 1 यदि रखेंगे तो 1 2 आएगा, 2 का पावर यदि हम लोग रखेंगे शायद 5 32 नहीं होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, यही होगा, 16 ही होगा, क्योंकि 16 क्या है, स्क्वायर में है। और कोई लॉजिक इस पे शायद नहीं लगने वाला, कोई लगे तो आप लोग सोचिए। अब आगे हम लोग बात करते हैं, 119 है 143 है 131 है 149 है। इसमें देखने में प्रकृति, इसका गुण देखने में पता चलता है कि ये सब की सब संख्याएं विषम है। विषम है तो क्या सबको देखते हैं कि 9 2 11 होता है, इसका 9 2 11 3 4 3 7 1 8 नहीं मिल रहा है, 3 2 6 नहीं हो रहा है, 9 4 13 1 14, ये डिफरेंट है, बहुत अलग है। अब देखते हैं क्या 141 बीच में किसी से कटता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 किसी से कटता है, नहीं कटता है। ये अभाज्य संख्या है, ये पकड़ने की क्वालिटी आप में आनी चाहिए, आएगी, धीरे धीरे आ जाएगी। 131 भी अभाज्य संख्या है, 149 भी अभाज्य संख्या, परंतु 119 अभाज्य संख्या नहीं है। ये 17 से कटेगा 7 बार में, ये 7 से भी कटेगा 17 बार में, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए आपका अलग आंसर कौन हुआ, 119। अब हम लोग आगे बात करते हैं, आगे लिखा हुआ है 385 और फिर यहाँ लिखा हुआ 572 671 427। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि लग रहा है कि मेरा आंसर 572 होगा, क्योंकि ये सम संख्या है, बाकी सारी संख्याएं क्या है, विषम है। तो ये लग रहा है कि नहीं, यही मेरा आंसर होगा। लेकिन यदि बंधु मैं यहाँ पे कह दूं कि एक और सम संख्या यदि बना देते हम, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता, एक सम संख्या मैं बना ही देता हूँ, तो आपको और ज़्यादा कठिनाई थोड़ा हो, ये मैं बना देता हूँ ऐसा करके 286। अब बताइए कैसे आंसर देंगे आप, क्योंकि 286 भी सम, 572 भी सम, 671 और 427। अब बताइए कि कौन सा आंसर आपका होगा। अब क्या लॉजिक लगा होगा, क्या ये किसी का स्क्वायर है, क्या ये किसी का घन है, घनमूल है, क्या यह विषम सम पे है, क्या यह अभाज्य संख्या पे है, तो कुछ और लॉजिक क्या है देखते हैं। देखने में कुछ समझ में आने लगा है कि 2 और 6 8, 5 और 2 7, 6 और 1 7, यानी सबको प्लस करते गया है, 4 और 7 11 होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो आपका यही तो आंसर है, आपका आंसर यही तो है, क्लियर है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, आगे लिखा हुआ है 243 64 256 529। आराम से देख रहे होंगे कि ये 8 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है, ये 23 का स्क्वायर है, जबकि 243 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, 243 होगा। अब आगे देखिए, इस तरह से भी क्वेश्चन होते हैं कि दो क्वेश्चन, यहाँ पे 2 नंबर एक साथ लिख दिया है कि 12 8 का एक समूह है, 6 और 16 का एक समूह है, 18 और 6 का एक समूह है, 32 और 3 का एक समूह है। अब क्या हो सकता है
हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि इसकी पहली संख्या बड़ी है, इसकी भी पहली संख्या बड़ी है, इसकी भी पहली संख्या बड़ी है, परंतु इसकी तो पहली संख्या छोटी है। ऐसा नहीं देता है, ये सोचेगा कितना सिंपल नहीं देता है कि आप उसको देखिए और बना दीजिए। कुछ ना कुछ उसके अंदर कुछ काम हुआ है। ये काम क्या हुआ ये देखिए। तो काम हमें दिखने लगा है कुछ कि 12 और 8 को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद 96 मिलेगा, 16 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 96 मिलेगा, 18 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 मिलेगा, 32 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 मिलेगा। तो हमारा अलग कौन है? यही तो है, यही तो है। तो आज तक मैंने इतना ही क्वेश्चन का कलेक्शन रखा था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, और आने वाले जब इसको बनाएंगे कहीं क्वेश्चंस मिलेगा आपको, ऐसे मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा बाद में, तो उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके बड़े आसानी से बड़े सरल भाषा में बन जाएंगे। तो यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल, आपका अपना ही चैनल है यूथ प्लेटफॉर्म, उसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और बिंदास रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं अगले धमाकेदार क्वेश्चंस और धमाकेदार सब्जेक्ट में, रीजनिंग में एक अलग अध्याय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।